नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी इकोनॉमी का इंजन है। मेरा मतलब है, सोचकर देखिए, जो कच्चा माल खेत में होता है वो अचानक से किसी देश की आर्थिक ताकत कैसे बन जाता है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। आज की चर्चा का आउटलाइन कुछ इस तरह है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आखिर है क्या, फिर उद्योगों के अलग अलग टाइप्स, उसके बाद एग्रो बेस्ड यानी कृषि उद्योग, फिर मिनरल बेस्ड उद्योग, और आखिर में इन सब से होने वाला प्रदूषण और उसके क्या प्रैक्टिकल समाधान हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्या है? असल में किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ यानी बैकबोन को समझने के लिए ना इस मूल कॉन्सेप्ट को समझना सबसे जरूरी है। इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। कभी सोचा है कि खेत में खड़ा एक गन्ने का डंडल मिल तक पहुंचकर चाय में पड़ने वाली मीठी चीनी में कैसे बदल जाता है? ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस है। और बस इसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, यानी कच्चे माल को लेना और उसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं में बदल देना। ये सिर्फ चीजों की वैल्यू नहीं बढ़ाता, बल्कि किसी देश की जेब में कितना पैसा आएगा और वो कितना विकसित होगा, ये भी यही तय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है उद्योगों का वर्गीकरण। अब इन विशाल आर्थिक इंजनों को अगर बेहतर ढंग से समझना है ना, तो इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा। जैसे कि हम इन्हें लगने वाले पैसे और मेहनत के आधार पर बांट सकते हैं। एक तरफ देखिए, टाटा स्टील जैसे बड़े पैमाने के विशाल उद्योग हैं, जहां असीमित पैसा और हजारों लोग लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे और प्यारे उद्योग भी हैं, जैसे किसी परिवार द्वारा मिलजुल कर बनाई जाने वाली सुंदर मिथिला पेंटिंग। इसमें पैसे बहुत कम लगते हैं, पर हुनर पूरा। अब एक और दिलचस्प बात, कोई फैक्ट्री ऐसे ही हवा में तो लग नहीं जाती, है ना? इसे लगाने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। कच्चा माल, बिजली, पानी और सही मौसम, ये तो चाहिए ही। लेकिन इतना काफी नहीं है। सस्ते मजदूर, बाजार तक आसान पहुंच, अच्छा खासा पैसा और सबसे बड़ी बात, सरकार की नीतियां। जब ये सब चीजें एक जगह मिलती हैं, तब बनती है एक सक्सेसफुल फैक्ट्री। तीसरा हिस्सा है कृषि आधारित उद्योग। यहां हम ये समझेंगे कि खेतों की फसल आखिर देश के खजाने को कैसे भरती हैं। सूती कपड़े यानी कॉटन इंडस्ट्री का इतिहास बड़ा ही रोचक है। हमें लगता है ना कि शुरुआत हमेशा पहली बार में हिट हो जाती है। असल में 1818 में कोलकाता में लगाई गई पहली मिल बुरी तरह फ्लॉप रही थी। असली और सक्सेसफुल शुरुआत हुई 1854 में, जब कावास जी नाना भोई बावर जी ने मुंबई में एक मिल लगाई। और भाई, इसने तो मुंबई को कॉटन का सिरताज ही बना दिया। और हाँ, इस इंडस्ट्री को छोटा मोटा मत समझिएगा। ये अपने आप में एक विशालकाय क्षेत्र है। सोचिए, पूरे देश के औद्योगिक उत्पादन में इस अकेले का 14% हिस्सा है, और लगभग 20% रोजगार तो सिर्फ यहीं से आता है ना? कमाल का आंकड़ा। अब जरा इन डिटेल्स पर गौर करें। ग्लोबल लेवल पर भारत का जलवा है। जूते बनाने में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। ऊन यानी वुल के मामले में हम दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं, जिसमें खरगोश से मिलने वाला एंगोरा और बकरियों से मिलने वाला पश्मीना शामिल है। और सिल्क की तो क्या ही बात करें। मलबेरी, टसर, एरी और मूगा, ये चारों किस्में हमारे यहाँ बनती हैं। लेकिन ये सब जानकर मेरे दिमाग में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आया। जूते की 70 फैक्ट्रियां सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य यानी पश्चिम बंगाल में ही क्यों जमा हैं? ऐसा वहां क्या खास है? जवाब बहुत एक कारणों में छिपा है। जूते को प्रोसेस करने के लिए ना बेहिसाब पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा। और पश्चिम बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है। ऊपर से सस्ता जल परिवहन, सस्ते मजदूर और दुनिया भर में माल भेजने के लिए पोर्ट का पास होना, ये सारी चीजें मिलकर पश्चिम बंगाल को जूट के लिए एक परफेक्ट हब बना देती हैं। खेतीबाड़ी से अब थोड़ा जमीन के अंदर चलते हैं। चौथा हिस्सा, खनिज आधारित उद्योग यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। यहां पूरा खेल जमीन से निकाले गए संसाधनों का है। लोहे और इस्पात यानी आयरन एंड स्टील की कहानी किसी हिस्टोरिक मूवी से कम नहीं है। इसे बाकी सभी उद्योगों की मां कहा जाता है। 1830 में कोशिश हुई, 1864 में कुल्टी में एक छोटी शुरुआत हुई, पर असली गेम चेंजर साल था 1907, जब खनिजों से लदे छोटा नागपुर पठार के ठीक पास जमशेदपुर में टिस्को की शुरुआत हुई। वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। लेकिन बात सिर्फ लोहे तक नहीं रुकती। हवाई जहाज को देखिए, उसमें लगता है हल्का और बिना जंग वाला एल्यूमिनियम, जो बॉक्साइट से निकलता है।
फिर तांबा या कॉपर, जिसका उद्योग 1972 में घाटशिला और खेतरी में तेजी से विकसित हुआ। इसके अलावा हमारा केमिकल उद्योग देश की जीडीपी में 3% का योगदान देता है। और हाँ, बिल्डिंग बनाने वाला सीमेंट उद्योग, जिसे चूना पत्थर और सिलिका की लगातार भूख रहती है। और जिन ट्रेन्स में हम सफ़र करते हैं, उनकी मेकिंग भी अलग-अलग जगहों से जुड़ी है। जैसे इलेक्ट्रिक इंजन पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में बनते हैं, तो डीजल इंजन यूपी के वाराणसी में। ट्रेन के डब्बे यानी वैगन्स बेंगलुरु, कोलकाता और कपूरथला से निकलते हैं। एक और रोचक तथ्य बताऊं? एशिया की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप सदियों से बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में चल रही है। आर्थिक तरक्की की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर इसके दूसरे पहलू को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पांचवां और आखिरी हिस्सा, प्रदूषण और उसके समाधान। सच कहूं तो इन उद्योगों की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 4 तरह के प्रदूषण सबसे खतरनाक हैं। पहला, हवा में घुलता जहरीला सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा, नदियों में बहने वाला केमिकल कचरा। तीसरा, फैक्ट्री का उबलता हुआ गर्म पानी सीधे नदियों में छोड़ देना, जिसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। और चौथा, मशीनों का कान फाड़ देने वाला शोर, जिससे आसपास के लोगों को कई परेशानियां होती हैं। तो क्या सब कुछ ऐसे ही चलने दें? बिल्कुल नहीं। इसे ठीक करने के लिए हमें तुरंत कुछ स्टेप्स लेने होंगे। पहला, कचरा नदी में डालने से पहले उस पानी को ट्रीट करना जरूरी है। दूसरा, थर्मल पोल्यूशन रोकने के लिए कोयले की जगह पानी से बनने वाली बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज हो। और तीसरा, ऐसी मॉडर्न मशीनें लगाना जो शोर कम करें, ताकि वहां काम करने वालों और पड़ोसियों दोनों को शांति मिले। एकदम सिंपल पर जरूरी कदम। चर्चा को समेटते हुए अब एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। एक देश लगातार इंडस्ट्रियल दौलत बढ़ाने की दौड़ और पर्यावरण को जिंदा रखने की जरूरत, इन दोनों के बीच आखिर एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना ही पड़ेगा, ताकि तरक्की भी हो और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। आज के इस रोचक विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कई नई बातें जानने को मिली होंगी।